सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और क्वार्टर फाइनल्स आ चुके हैं। आज हमारे पास दो क्वार्टर फाइनल्स हैं, क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रोएशिया वर्सेस ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स। डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से वो खेल सकते हैं, उनका टैक्टिकल सेटअप क्या होने वाला है। दोनों चारों ही टीम जो एक दूसरे के साथ खेलेंगे उन टीम्स का टैक्टिकल सेटअप क्या होने वाला है और वो किस तरीके से खेल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन मूव करेंगे क्रोएशिया और ब्राज़ील की तरफ। तो देखो, क्रोएशिया ने जिस तरीके से किस इंटेंसिटी के साथ जापान के अगेंस्ट खेला था, दैट वाज अ ग्रेट गेम। अगर तुम टैक्टिकली देखोगे तो वो बहुत बेहतरीन गेम था। मैं अगर बोलूं, जो मोरियासु जापान के कोच थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने टीम को फील्ड किया था अगेंस्ट क्रोएशिया। विद 5-4-1 फॉर्मेशन खेल रहे थे वो लोग। और वहाँ दिक्कतें ये हो रही थी क्रोएशिया को, तो कि क्रोएशिया जनरली हम देखते हैं 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ उतरती है, जिसमें कि ब्रोजोविच एज ए पिवट काम करते हैं, सिंगल पिवट, और सामने आपके कोवाचिच एंड मॉड्रिच रहते हैं। तो वहाँ पे जापान क्या कर रही थी कि वो लोग मतलब कंसिस्टेंटली प्रेस किए जा रहे थे। क्रोएशिया को बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहा था, जिसके वजह से क्रोएशिया को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। उनका एक मायडा करके कोई बंदा था, वो लगा पड़ा था ब्रोजोविच के ऊपर, जिसके वजह से ब्रोजोविच को वो पासिंग लेन्स नहीं मिल पा रहे थे। सारे पासिंग लेन्स ब्लॉक करके रखे थे, जिसके वजह से उनको जोस्को गार्डियोल को गेम में लाना पड़ रहा था। और जोस्को गार्डियोल एक ऐसा प्लेयर था जो कि फ्री रोम कर रहा था इन दैट सेटअप, क्योंकि वहाँ पे जापान ने बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग कर रखा था। सारे प्लेयर्स के पासिंग लाइन ब्लॉक करके रखे थे। तो जोस्को गार्डियोल के पास ज़्यादा चांसेस थे नहीं कि वो, या तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचते थे, या तो वो अपने राइट विंग बैक, जो कि आई थिंक उनका जुरानोविच खेलता है, सो वो बंदा या तो वो जुरानोविच को पास करे या फिर एक लॉन्ग बॉल फेंके। तो वो बेसिकली वो लॉन्ग बॉल का बहुत ट्राई कर रहा था, बट आई थिंक पेटकोविच उस गेम में अच्छा नहीं थे। और अगर वहाँ पे कोई और प्लेयर होता तो कुछ और हमें देखने को मिल सकता था। और जापान ने दिखा दिया सारे टीम्स को कि किस तरीके से अपन खेल सकते हैं, किस तरीके से अपन टॉप यूरोपियन क्लब्स को प्रेस कर सकते हैं। और प्रेसिंग इज द मेन की। यहाँ पे प्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्राज़ील किस तरीके से प्रेस करेगी, क्योंकि अगर देखो क्रोएशिया के मिडफील्ड को, देयर मिडफील्ड इज सॉलिड, उनका मिडफील्ड सॉलिड है। और उनके मिडफील्ड में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कॉम्बिनेशन प्ले बहुत अच्छा करते हैं। चाहे आप मॉड्रिच की बात कर लो, चाहे आप कोवाचिच की बात कर लो। एंड ब्रोजोविच जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि वो प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। आप उसको जितना भी प्रेस करो, वो कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन बना ही लेता है मॉड्रिच के साथ या फिर कोवाचिच के साथ। और हमने ये भी देखा है जापान वाले गेम में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा था कि कोवाचिच या तो ड्रॉप कर रहा था जब ब्रोजोविच पे मायडा प्रेस कर रहे थे, या फिर डोवान जब उस पर चढ़ रहा था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा था कि कोवाचिच ड्रॉप कर रहा था एंड मॉड्रिच भी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉप कर रहा था, जिसके वजह से जापान को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी कि वो किसको प्रॉपर मार्किंग करने में, और उनका डिफेंसिव जो सेटअप था वो बिल्कुल गड़बड़ा जा रहा था। क्योंकि आपका जब आप डिफेंड करते हो तो डिफेंसिव स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पे ब्राज़ील को ये देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से इस ये जो मैटर है उसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कैसेमीरो है, तो कैसेमीरो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कैसेमीरो भाई एक प्रॉपर तगड़े वाले प्लेयर हैं, जो कि इजीली किसी भी टीम के अटैक्स को ब्रेक कर सकते हैं। उनका वो टैकलिंग, जिस तरीके का टैकल कैसेमीरो करता है, उस तरीके से अगर टैकल करे वो बंदा, तो फिर वो किसी भी टीम को के अटैकिंग लाइंस को ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ग्वार्डियोल को किस तरीके से हैंडल करेंगे ये लोग, क्योंकि हमने देखा है कि ब्राज़ील जब अटैक करती है, आपने देखा होगा कैमरून के अगेंस्ट देख लो, आप सर्बिया के अगेंस्ट देख लो, स्विट्जरलैंड, और लास्ट गेम भी अगर आपने देखा हो कोरिया के अगेंस्ट, तो ब्राज़ील जब अटैक करती है तो वो एज ए कलेक्टिव यूनिट आगे बढ़ती है। आप राफिनिया की बात करो, आप विनीशियस जूनियर की बात करो, आप रिचार्लिसन की बात करो, नेमार की बात करो, तो एज ए कलेक्टिव यूनिट ये लोग आगे बढ़ते हैं। सो वहाँ क्या होता है कि पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस रह जाता है मिडफील्ड में। और वहाँ पे पाकेता भी हमने देखा था, पाकेता लास्ट गेम में वो भी बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, फॉरवर्ड पासेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे ब्राज़ील, जिसकी वजह से पाकेटा को बहुत ज़्यादा आगे मूव करना पड़ा था। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात हुई कि जो कैसेमीरो है वहाँ पे एक सीडीएम बच जाता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होने वाला है। बट आई थिंक यहाँ पे टीटे कुछ अलग कर सकते हैं, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर टीटे फ्रेड को उतार दे इस गेम में, क्योंकि फ्रेड जिस टाइप का स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है आपके डिफेंस में प्लस अटैक में, वो मतलब एक डायनेमिक टाइप का प्ले
प्रोवाइड कराता है आपको, आपके पास एक एक्स्ट्रा डिफेंसिव प्लेयर रहता है। एंड वी नो कि कैसेमीरो एडर मिलिटाओ जो है वो उतना ज़्यादा ऊपर चढ़ते नहीं है, जिसके वजह से ब्राज़ील को कहीं ना कहीं हेल्प होने वाला है। एंड देखने वाली बात होगी कि इस गेम में कौन खेलते हैं, क्या डैनिलो खेलेंगे या फिर एलेक्सेंड्रो खेलेंगे, क्योंकि एलेक्सेंड्रो हमने जो देखा है वैसा एक कॉम्बिनेशन प्ले नहीं रहा उनका विनीशियस के साथ, और डैनिलो पिछला गेम में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ब्राज़ील किस तरीके से टैकल करने वाली है क्रोएशिया के इस टैक्टिक्स को, क्योंकि क्रोएशिया हमने देखा है कि उनका जो बेस रहता है एज ए 2-3 या फिर 2-2-3-1 ऐसा बेस लेके वो लोग चलते हैं और वो लोग बिल्डअप करते हैं उसी हिसाब से, और वो अपने जो फुल बैक्स हैं उनको आगे भेजते हैं टू हेल्प पुलिसिच एंड क्रामरिच इन दैट राइट एंड लेफ्ट विंग। सो यहाँ पे और ये भी देखने वाली बात होगी कि उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे क्रोएशिया, क्योंकि हमने देखा है कि ब्राज़ील के जो विंगर्स हैं वो बहुत फास्ट है, पेसी विंगर्स हैं, तो वहाँ जो स्पेस बचेगा उसको फिर कैसे क्रोएशिया हैंडल करेगी, क्योंकि जहाँ आपके पास स्पेस मिलेगा विनीशियस दौड़ेंगे आप पे, राफिनिया दौड़ेंगे आप पे, रिचार्लिसन भी कभी कभी ड्रॉप कर जाते हैं और हेल्प करते हैं, प्लस नेमार है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्रोएशिया कैसे उन चीज़ों को टैकल करती है। एंड ये बैटल जो होगा ये प्रॉपरली मिडफील्ड बैटल होने वाला है, इसीलिए मैंने नाम लिया था कि फ्रेड का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हल्का भी, क्योंकि आप देखो जैसा कि इनका मिडफील्ड का क्वालिटी है क्रोएशिया का, ये किसी भी डिफेंसिव लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। इनका जो कॉम्बिनेशन प्ले है मैंने पहले ही बताया कि कितना बेहतरीन रहता है, तो ये किसी भी डिफेंसिव लाइन को ब्रेक कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे फ्रेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम में। और अगर मुझसे आप प्रेडिक्शन की बात करोगे तो अगर प्रेडिक्शन देना हो तो ब्राज़ील विल विन दिस गेम, बट ये गेम बहुत इंटेंस होगा, जैसे क्रोएशिया ने जापान के अगेंस्ट खेला था, मेरे हिसाब से मैं वैसा एक गेम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये गेम। एंड ब्राज़ील को उतना इजी नहीं होगा कि वो स्कोर कर पाए। अगर ब्राज़ील स्कोर करेगी तो या तो बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करेगी या फिर ये गेम 0-0 ड्रॉ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम पे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट गेम देखने में बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दिस गेम विल बी ए लीथल गेम, वन ऑफ द बेस्ट गेम। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गेम एक अच्छा गेम हो। और जो दूसरा गेम हमारा है वो है अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड्स, मेसी वर्सेस वर्जिल वैन डाइक। तो ट्विच पे आपने देखा होगा कि सर्जियो एग्वारो और मेसी की बातचीतें हो रही थी अभी, बट अभी देखो गेम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट गेम, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो अर्जेंटीना थी वो अपना जो यूजुअल सेटअप उनका रहता है 4-3-3 का, उसके साथ वो लोग नहीं उतरे थे। वो लोग मोस्ट प्रोबेबली एक 3-5-2 के फॉर्मेशन के साथ उतरे थे, जो कि काम नहीं किया, बिल्कुल गलत साबित हो गया। और मैं नहीं चाहता कि वैसा सेटअप फिर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी आप उतारो, क्योंकि यहाँ पे नीदरलैंड्स के पास डेंजल डम्फ्रीज हैं, डेली ब्लिंड है, ये लोग आपको दिक्कतें देंगे। अब जब अटैकिंग ट्रांजिशन में नीदरलैंड्स आएगी तब ये लोग आपको दिक्कतें देंगे। तो आई थिंक कि 4-3-3 का जो सेटअप होगा वो बेटर हो सकता है यहाँ पे, या अगर आप 3-5-2 में जाओगे तो आपको 3 प्रॉपर डिफेंडर लेकर उतरने पड़ेंगे, लिसांड्रो मार्टिनेज, फिर आपका उनका जो रोमेरो है वो, एंड यहाँ पे ओटामेंडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गेम में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक इंटेंसिटी वाला गेम होने वाला है, ये गेम बहुत इंटेंसिव होगा। और नीदरलैंड्स की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो डिपाई एज यूजुअल, डिपाई विल बी मच मोर इन्फ्लुएंस इन दिस गेम विथ कोडी गाक्पो। और अर्जेंटीना के साइड से तो आपको पता ही है मेसी हैं, फिर एंजेल डी मारिया अगर खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये बात मुझे नहीं पता, बट अगर एंजेल डी मारिया फिट हैं इस गेम के लिए तो उनका खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में। और देखो अगर नीदरलैंड्स के डिफेंस की बात करो आप, तो वहाँ पे वर्जिल वैन डाइक हैं, जूरियन टिम्बर हैं, तो डिफेंसिवली दे आर गुड। उन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में दिखाया है कि किस तरीके से वो डिफेंस एक सॉलिड डिफेंसिव यूनिट है नीदरलैंड। तो यहाँ पे अर्जेंटीना के लिए डिफिकल्ट होगा अगर उन्होंने थोड़ा सा भी छेड़खानी की अपने टैक्टिकल सेटअप के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से 4-3-3 में जाना चाहिए अर्जेंटीना को, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छा करेंगे। जूलियन अल्वारेज जिस तरह के फॉर्म में है, एंजो फर्नांडेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर वो खेलेंगे तो। सो यहाँ देखने वाली बात होगी क्या होता है, बट आई थिंक ये गेम भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्राज़ील क्रोएशिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नीदरलैंड्स किस तरीके के स्पेसेस यूज़ करती है जब वो
काउंटर अटैक्स करते हैं तब। एंड हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखा था अर्जेंटीना थोड़ा लैक कर रही थी, अपना जो एक अटैकिंग थ्रेट्स है उनको लैक कर रही थी, बट यहाँ पे जरूरी होगा कि आप कैसे खेलते हो, किस वे में आप इस गेम को अप्रोच करते हो, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल है, ये आपका ग्रुप स्टेजेस गेम में नहीं है, या फिर आप राउंड ऑफ 16 में भी नहीं खेल रहे हो। यहाँ अगर आप जीतोगे तो आप सेमीज में जाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। प्लस मेसी को कौन से प्लेयर मार्क करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। आई थिंक जूरियन टिम्बर होंगे जो कि मेसी को मार्क करेंगे, प्लस फ्रैंकी डियोंग का मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होगा नीदरलैंड्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है फ्रैंकी डियोंग जिस तरीके से हेल्प करते हैं डिफेंसिवली, प्लस अटैकिंग ट्रांजिशन में नीदरलैंड्स को जिस तरीके का हेल्प मिलता है फ्रैंकी डियोंग से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर मेरे से प्रेडिक्शन की बात करोगे तो प्रेडिक्शन के लिए अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक कि अर्जेंटीना के पास चांसेस हैं कि वो लोग जा सकते हैं सेमीफाइनल में, बट गेम इवन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगी या फिर कोई टीम बहुत ज़्यादा लैग करेगी, बट ये टैक्टिकल सेटअप पे डिपेंड करेगा किस तरीके से टैक्टिकली दोनों कोच अपनी टीम्स को उतारते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है ये गेम। सो अगर प्रेडिक्शन में दूँ तो आई थिंक अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील आर गोइंग थ्रू टू द सेमीफाइनल फ्रॉम दिस 2 गेम्स। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक द वीडियो और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।